बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी अहम तरीन सवालात उठाए हैं। उसमें बहुत सारी खबरें भी हैं। पहले ज़रा वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं और उस पर तज्जिया करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो चलते हैं जनाब इस्लामाबाद, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक और तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें, क्योंकि जब रियासत किसी गिरावट का शिकार होती है तो फिर वो एक अनएंडिंग प्रोसेस, एक स्पाइरल में पकड़ी जाती है। ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क में रोज नित नए ड्रामे किए जा रहे हैं, नित नई जो है बदनामियां कमाई जा रही हैं, नित नए तरीकों से जस्टिस सिस्टम को अपाहज किया जा रहा है। अभी मेरे दोस्त जहीं पर जोता साहब और खालिद साहब ये लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बैठे हुए थे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आज सुबह से तमाशा देख रहे थे कि किस तरीके से इंसाफ की धज्जियां बिखेरी गई हैं। आज जज साहब ने वादा किया था, आज उन्होंने जो लास्ट हियरिंग के ऊपर कहा था कि अगली हियरिंग के ऊपर अगर आप ना भी आए तो मैं फैसला दे दूंगा। आज सुबह से रिजवान अब्बासी साहब जिनका नाम है और वो एक टाउट वकील के तौर के ऊपर पहचाने जाते हैं, वो उनका इंतजार कर रहा था। इंसाफ की जो बैठक थी वो उस टाउट का इंतजार कर रहे थे। पहले पता चला कि जी 10 बजे लगनी है, फिर पता चला 11 बजे लगनी है अदालत, फिर पता चला जी कि 12 बजे के बाद आएंगे। अब ये नईम साहब डिटेल बताएंगे कि कब वो अदालत लगी और किस तरीके से ये टाउट जो था ये फाइनली पहली बाय द वे 2 हियरिंग्स के ऊपर ये भागा हुआ था अदालत से, वर्चुअली एब्सकॉन्ड कर चुका हुआ था। आज आया और उसने चंद मिनट सिर्फ ये अदालत को ये थ्रेटन किया कि आज मैं अपनी जो सबमिशंस है वो पूरी नहीं कर सकूंगा, और ये सबमिशंस देने से कब ही उसने ये धमकी जो है वो अदालत को लगाई और आपको ये मुकदमा जो है इसमें आप कम से कम मुझे 4 हफ्ते की मोहलत दें ताकि मैं आके अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल करूं और उसके बाद आप इसकी जजमेंट दें। तो और वो अदालत जब उसने अपने दलाइल शुरू किए तो वो दलाइल शुरू करने के दौरान ही रोस्ट्रम से उतरा और गायब हो गया एज इन द पास्ट, और अदालत जो है उसका मुंह देखने की बजाय और उसको जजमेंट अपनी देने की बजाय उन्होंने आज एक दफा फिर 24 अप्रैल तक की तारीख जो है वो दायर कर दी। बाकी तफसील मेरा ख्याल है कि नहीं ज्यादा बेहतर दे सकेंगे। नहीं बताइए क्या हुआ अदालत में आज। बहुत शुक्रिया जी। आपको बताता जाऊं कि इद्दत के दौरान निकाह वाले केस के अंदर खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को सजाएं सुनाई गई थी, तो उनके हवाले से उस फैसले को चैलेंज किया था, उसमें अपील की। आज 8 बजे हमारी टीम वहां पर हम सब मौजूद थे, लेकिन ये कहा गया कि रिजवान अब्बासी साहब जो कि खाबिर मानिका के वकील हैं, जो कि हर मुकदमे में सरकार की तरफ से पेश होते हैं और इस मुकदमे में खाबिर मानिका के वकील बन के आए हैं, और ये सरकार कहती है कि हमारा इस किसी भी केस से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने देखा होगा, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो तोशाखाना केस हो, चाहे वो अलकादे ट्रस्ट केस हो, हर केस में ये सरकार की तरफ से बतौर वकील पेश हुए हैं। 10 बजे का टाइम, फिर 1 बजे का टाइम, 1 बजे समाअत शुरू हुई है। थोड़ी सी समाअत के बाद वो कहते हैं जी कि मेरे पास मैं पूरा तैयार होकर नहीं आया। अदालत ने कहा कि आप दलाइल जो है वो जारी रखें। दलाइल दिए गए। दलाइल क्या दिए गए? जजमेंट पड़ी गई 50 सफ़ों की, और उसके बाद अदालत ने ये कहा कि आप मजीद जारी रखें, क्यों रुके हैं? फिर उन्होंने ये किया कि कंप्लेंट पढ़ने लग पड़े। तमाम चीजें आज उन्होंने रीड आउट की हैं। उसके बावजूद उनका दिल ये था कि इस मामले को लटकाया जाए। दरमियान जब आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो जानबूझकर 10 सेकंड रुक जाना ताकि घड़ी का टाइम जो है पूरा हो और मामला लिंगर ऑन हो। ईद से पहले इसलिए भागे कि ईद के ऊपर बुशरा बीबी साहबा घर में ईद ना करें, क्योंकि वो इस वक्त एक केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी है। खान साहब जो है वो इस वक्त 3 केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी है। तो लिहाजा आज फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए। हमने अदालत के सामने ये रखा कि 10-10 घंटे, 14-14 घंटे, रात 10-10 बजे तक अदालत लगती रही। 5 दिनों में 3 फैसले सुनाए गए, सिर्फ इसलिए कि मायूसी पैदा हो, 8 फरवरी से पहले सजाएं सुनाई जाए ताकि लोग जो है इमरान खान को वोट नाकाज करेंगे, इमरान खान का फ्यूचर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने तो साबित किया। उसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि आज जब अदालत के सामने ये सारी चीजें रखी गई कि जनाब ये देखें, उस वक्त ये कहते थे कि जस्टिस होना चाहिए, तो आज फिर मामला लिंगर ऑन क्यों कर रहे हैं? आज क्यों नहीं जस्टिस दिया जा रहा? लेकिन अदालत के सामने मई के महीने की डेट मांगी गई, जानबूझ करके। मेरे केसेस हैं, यही वकील साहब थे, 14-14 घंटे वहां पर रहे, 3-3 अदालतें लगती रही, लेकिन उस वक्त ये नहीं कहा गया कि कोई ब्रेक हो, 5 मिनट का वक्फा दिया जाता था, फिर समाअत शुरू हो जाती थी। पूरा दिन खान साहब को, बीबी साहबा को अदालत में बिठाए रखा गया और सजाएं सुनाई गई। स्पीडी जस्टिस आज कहाँ है? आज क्यों नहीं स्पीडी जस्टिस दिया जा रहा? सिर्फ और सिर्फ
डिले करने के लिए, और आज 24 तारीख फिर दे दी गई है। अदालत में जब समाअत जारी थी और डेट का तयन हो रहा था, प्रोसिक्यूटर साहब वहां रोस्टम से पीछे हट गए। हमने अदालत के सामने प्रोटेस्ट किया कि ये क्या तरीका है, कहीं पे ऐसे केस चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से चले गए। हमने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लें या फैसला सुना दें उस दरखास्त के ऊपर जो हमने की हुई है, लेकिन दरखास्त नहीं सुनाई गई। अदालत को हमने बेबस देखा। कब दिया जाएगा इंसाफ, कब हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा? 6 जजेस का लेटर इस बात के ऊपर मोहर सबक कर रहा है कि किस तरह एजेंसियां प्रेशराइज करती रही हैं और कर रही हैं, और आज भी जानबूझकर डिले टैक्सेस करते हुए डेट मांगी गई और अदालत ने डेट जो है वो दे दी। मजीद 2-3 चीजें मैं ऐड करूंगा जो हमारे केसेस हैं, फिर मैं खालिद कुरैशी साहब को हैंड ओवर करूंगा जो करने जरूरी है। मेडिकल के हवाले से हमने बार बार गुजारिश की हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हमने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर दौरान समाअत नैब कोर्ट को भी ये एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं करवाए गए बुशरा बीबी साहबा के। हम बार बार मुतालबा करें कि उनके टेस्ट करवाए जाएं, मजीद जो है वो इसके ऊपर रोशनी जो है वो डालते हैं। थैंक यू। नहीं, केस की आपने तफसीलात बताई हैं। ये एक और तमाशा हो रहा है, ये जो जज साहिबान हैं जो कि फर्द वाहिद के मफकूद हैं, अब इनसे काम लिया जा रहा है पिछले सालों से, और इसके अलावा चारा नहीं है कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि ये परमानेंटली मफकूद हो जाए। इसलिए अब हुकूमत वक्त जो है वो ताकतों के इशारे के ऊपर और तयशुदा असूलों के मुनाफी जुडिशरी के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा क्योंकि इन लोगों का पर्पस सर्व कर रहे हैं, इसलिए अब उनको एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए चीफ जस्टिस बनाने का प्रपोजल जो है वो मेरा ख्याल है कि आखिरी मराहिल में है। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जी शायद इन बाई इलेक्शन से पहले या उसके फौरन बाद जो है वो नेशनल असेंबली में डाला जाएगा, और उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है उनको 3 साल तक लाजमी करार दे दी जाएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने एज चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, उनको 40-45 साल पुरानी जो थी डायरेक्शन ऑफ जस्टिस जो थी वो तो नजर आती है, लेकिन उनकी आंखों के सामने आज के दिन में जस्टिस के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो उनको नजर नहीं आता। वहां उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो उनकी आंखें देख नहीं सकती हैं, उनके कान सुन नहीं सकते हैं, उनकी जुबान बोल नहीं सकती, क्योंकि वो भी मफकूद हैं उन ताकतों के जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर कंट्रोल हासिल किया हुआ है। हम इस मूव को पूरी ताकत, अपनी पूरी पार्लियामेंट्री ताकत के साथ अपोज करेंगे। जो तयशुदा प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट ना किया जाए। ये जाली हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इनके पास कोई मॉरल स्टेचर एंड स्टैंडिंग नहीं, इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये खिलवाड़ करें आइन के साथ। ये तयशुदा जो असूल है उनको वायलेट करें और उनको चेंज करने की कोशिश करें। ये हम नहीं होने देंगे। अपनी पूरी ताकत के साथ पीटीआई जो है वो खड़ी रहेगी इनके साथ। और इसके साथ साथ बहावल नगर का जो सानिया हुआ है, पहले तो हम सुनते थे कि लोग आपस में लड़ाई करते हैं। आज पाकिस्तान के 2 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार। किसी एक फौजी जेसीओ के घर में पुलिस ने पुलिस गर्दी की जिसके वो आदी हो चुके हुए। हमारे सैकड़ों वर्कर्स एक्टिविस्ट जो है उनके घरों में उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनको किडनैप करके थानों में रखा गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको एजेंसीज के हवाले किया गया, वहां उनको टॉर्चर किया गया, फोर्सफुली उनकी लॉयल्टीज, पॉलिटिकल लॉयल्टीज कन्वर्ट करवाई गई, चेंज करवाई गई। उस वक्त तो कोई दूसरा अदारा जो था उसको ये पुलिस गर्दी नजर नहीं आई, क्योंकि ये पुलिस गर्दी हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, जिनको कैद करना, जिनको खत्म करना, जिनके ऊपर जबर और फस्तायत का बंटवार करना वो मकसद था। लेकिन एक जेसीओ के साथ, उसके साथ भी नहीं होना चाहिए था, वो भी गलत हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप सब ने देखा, सोशल मीडिया के ऊपर वो सब देख सकते हैं कि क्या किया गया। क्या एक दादरसी उस शख्स की तो होगी जिसके घर के ऊपर पुलिस ने पुलिस गर्दी की, लेकिन क्या पीटीआई के सैकड़ों हजारों वर्कर्स जिनके साथ इस और इससे ज्यादा बदतर सलूक किया गया, क्या उनकी भी दादरसी कहीं होगी? क्या उन की दादरसी करने के लिए भी कोई अदालत खड़ा होगा, या उनके साथ वही किया जाएगा जो आज बुशरा बीबी और इमरान खान के केस के साथ हुआ है? कहां है इंसाफ इस मुल्क में? कहां है इस रियासत का इंसाफ? किसके पास जाए हम? किसकी दुहाई दें? कब तक चलाएंगे ये निजाम इस तरह? कौन बेनिफिट कर रहा है इस निजाम के इस तरह से चलने से? क्या पाकिस्तान के अवाम बेनिफिट कर रहे हैं? इसको खत्म होना होगा। जो मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर तो पुलिस गर्दी भी हो जाती है और अदारा गर्दी भी हो जाती है, उनके जस्टिस को डिले कर दिया जाता है, उनको कुछ नहीं दिया जाता, उनके हकूक सल्ब कर दिए जाते हैं, उनके साथ पकड़ के उनके साथ जो भी हो सकता है वो करे। लेकिन जब इंसाफ के तकाजों की बात होती है तो हमारे फॉरेन ऑफिस की जुबान मफकूद हो जाती है।
کل اگر آپ ایران کے ریٹیلیٹری اسالٹ کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ پڑھیں تو اس میں اسرائیل کا نام لینے کی جرت نہیں ہوئی ہے حکومت پاکستان کو، جو پچھلے 7 مہینے سے غزہ میں مسلمز کا جنوسائیڈ کر رہا ہے۔ ہمت نہیں ہوئی ہے حکومت پاکستان کے فورن آفس کی کہ اسرائیل کا نام بھی لے سکے۔ یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ان کی یہ اسٹیٹمنٹ بھیج دوں گا۔ اس سے زیادہ گول مٹول اسٹیٹمنٹ میں نے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھی۔ تو کیا آج ہم مسلمانوں کے جنوسائیڈ میں ایک فریق کے طور کے اوپر سامنے آ رہے ہیں؟ کہاں کہاں آپ نے جا کے ملک کو بیچنا ہے، کہاں کہاں ملک کا سودا کرنا ہے؟ کیا ملے گا آپ کو یہ سودا کر کے، یہ ملک بیچ کے اور ملک کے عوام کے انٹرسٹ کو بیچ کے؟ اس انہوں کام کو ختم کر دیں، یہ اور نہیں چل سکتا۔ اس سے صرف ایک چیز کمزور ہو رہی ہے اور وہ ہے ریاست پاکستان، جو کھوکھلی ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ بابل کر رہی ہیں، جن میں کوئی طاقت نہیں رہی ہے، کیونکہ 76 سال سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے، 76 سال سے اس ملک کو ریپ کیا گیا ہے، اور ریپ کرنے والے اور لوٹنے والے آج بھی حکومت پر براجمان ہیں، آج بھی یہ فارم 47 کے بینیفیشری حکومت پر براجمان ہیں۔ اور ملک کا سسٹم جو ہے، ملک کا آئین جو ہے، ملک کا قانون جو ہے، اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ کوئی بھی ان لوگوں کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کہاں پش کر رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم ریاست کو؟ تب ہمارے دل کو چین ہوگا کہ اب ہم نے ریاست کے ساتھ بہت کچھ کر لیا ہے۔ کون سی وہ عنصر ہے، کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ کنونس کریں گے کہ بھئی اب اس کو بخش دو؟ ہمارے اوپر 9 مئی کی تلوار لٹکائی گئی ہے، پچھلے 8 9 10 مہینے سے لٹک گئی، 11 مہینے سے لٹک گئی۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے، اس کی نہیں کی گئی، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن سزائیں ڈش آؤٹ کرنی شروع کر دی ہیں ملٹری کورٹ سے۔ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ کس انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ کس قانون کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ کس آئین کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ جس میں سپریم کورٹ میں تقاضا ہے، ہماری جو درخواست ہے سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے، وہ یہ چیف جسٹس صاحب جو اس کو سننے پر تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ سب بکاؤ مال ہے، بکا ہوا مال ہے۔ اب یہ جو ہے آپ کا یہ بھاول نگر کا جو ایشو ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک انکوائری کمیشن بنا دیا گیا ہے، وہ وہی ٹاؤٹس ہیں، وہ 3 ادر ٹاؤٹس بٹھا دیے گئے ہیں، وہ اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے۔ ہم اس کی بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس ملک میں کبھی تو ایسا کوئی ایک رسم ڈالیے کہ اصل مجرمین جو ہیں ان کو انرتھ کیا جا سکے، ان کو پکڑا جا سکے، ان کو سزائیں دی جا سکیں اور عوام کو بخشا جائے۔ ہمیشہ عوام ہی اس ملک کے جبر اور پستائیت کے شکار ہوتے ہیں، یہ رسم ختم ہونی چاہیے۔ اب علی صاحب آپ کچھ پولیٹیکل دیکھ لیجیے جو سچویشن ہے، ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کو بتا دیجیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ادھر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ جو ریسنٹلی انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کے اوپر میں کمنٹ کروں گا، باقی میرے ساتھیوں نے بول دیا ہوا، اسپیشلی باول نگر کے اوپر۔ اب یہ ملک ایک ایسا مذاق بن چکا ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو میرے خیال میں 75 سال میں پاکستان نے اتنا بڑا سیلیبریٹی پیدا نہیں کیا جو کہ عمران خان صاحب کی صورت میں پاکستانیوں کو ملا، اور سابق وزیر اعظم، ایک پارٹی کا چیئرمین، اس کے اوپر اٹیمپٹ ہوتی ہے مرڈر کی، گولیاں لگی، ویڈیو فوٹیجز ہیں، اور وہ اپنی FIR درج نہیں کر سکتے۔ 6 ہائی کورٹ کے ججز لیٹر لکھتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اپنے مطلب کے کیسز لینے تو فیصلے لینے، اور اس کے لیے ہر گری ہوئی حرکت اسلام میں چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے بڑھتا، اور بیڈ روموں میں کیمرے لگائے۔ تو یہ پہلا ملک ہے کہ جہاں پر ایک سابق پرائم منسٹر اپنی قتل اقدام قتل کے اپنے اوپر ہونے کی FIR اپنی مدیت میں درج نہیں کر سکتا۔ ججز الگ انصاف مانگ رہے ہیں، پولیس تھانے میں جا کے مار کے حشر ان کا کر دیا، پورے پولیس تھانے کو توڑ دیا، CCTV فوٹیجز اٹھائی، اور پولیس FIR نہیں کر سکتی۔ مطلب
खान साहब के केस में तो पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में FIR कर, इधर तो इतना निजाम बेबस है कि अपनी मुद्दईयत में भी FIR नहीं कर सकते। तो अब ऐसा जिस वक्त आलम हो, हुकूमत एक फॉर्म 47 के ऊपर बनी हो, तो किससे बात करें? ये तो पूरा सिस्टम मजाक है। मैं उमर अयूब साहब को और रऊफ हसन साहब को अक्सर मैं अब कहता रहता हूं कि हमें पार्लियामेंट में कुछ कॉमेडियंस भेजने चाहिए, क्योंकि इन लोगों के साथ हम तो आगे नहीं कर सकते, कोई डायलॉग ही नहीं हो सकता। ये आपने सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नईम हैदर पंचोदा थे, रऊफ हसन थे और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला खुर्शीद साहब थे। ये सारी सिचुएशन आपके सामने रख रहे थे और हकीकत यही है कि पसे पर्दा बहुत सारे मामलात तय करने की कोशिश की जाती है। कहीं एक्सटेंशन की बात हो रही है, कहीं टेन्योर फिक्स करने की बात हो रही है और सानिया बहावल नगर की अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी और पंजाब पुलिस जो है वो जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है और वो जो GIT बनी है उस GIT पर पुलिस के जवानों को, बहावल नगर पुलिस के जवानों को, अफसरों को बिल्कुल भी यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।